अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के चैप्टर को और इसके चैप्टर में सबसे पहले आ जाएगा इसका इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में इन 3 पॉइंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 पॉइंट्स है सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, एसेसरी सेल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम बेस्ड होता है टिश्यूज पे। नर्वस सिस्टम मेनली बना होता है नर्वस टिश्यू से। और नर्वस टिश्यू या कोई भी टिश्यू जो होता है वो किससे बना होता है? सेल से, क्योंकि सेल हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। इसलिए इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसके सेल को, जो इसका बेसिक यूनिट है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम अपने मेन जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी तरफ आते हैं। तो अगर वीडियो को स्टार्ट करें प्रॉपरली तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। द नर्वस सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट कोऑर्डिनेट्स वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिस्पॉन्सेस बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। सो नर्वस सिस्टम मेनली ये क्या है? ये ऐसा सिस्टम है जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन से बना हुआ है, लाइक ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये मिलके हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। और इसका क्या फंक्शन होता है कि ये हमारी वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। अगर हम अपनी डेली बेसिस की बात करें तो हम डेली बेसिस में बहुत ज़्यादा एक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें कुछ एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, लाइक वो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं जब हम अपनी विल के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, लाइक स्केलेटन मसल्स की मूवमेंट, हमारे आर्म्स की, हमारी लेग्स की जो मूवमेंट होती है वो हमारी खुद की मर्जी से होती है। सो ये वो वाले एक्शंस हैं जो वॉलंटरी एक्शंस होंगे, लाइक स्पीच वगैरह जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, खुद अपने कंट्रोल से करते हैं। एंड नेक्स्ट हो जाएगा इनवॉलेंट्री एक्शंस। और ये वो एक्शंस हैं जो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होते, खुद की कॉन्शियस में नहीं होते। इसमें आ जाएगी ब्रीदिंग, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, बीटिंग, ये सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस को कोऑर्डिनेट कैसे करता है? बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, या इसको हम कहेंगे नर्व इम्पल्स। नर्वस सिस्टम के सेल्स जो होते हैं उसमें स्पेशल इलेक्ट्रोकेमिकल वेव जो है जनरेट होती है और कंडक्ट होती है, जिससे ये सारे सिग्नल जो है हमारी बॉडी से ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन से बॉडी तक आते हैं। तो ये सारे जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो इसी सिग्नल्स की ट्रांसमिटिंग की वजह से होते हैं। आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये सिग्नल जनरेट होते हैं और फिर ये पूरी बॉडी में कंडक्ट कैसे होते हैं और कैसे ये हमारे इन एक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका फर्स्ट पॉइंट देख ले वो है सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। सो किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम उसके डीप जाते हैं, उसके सबसे फंक्शनल यूनिट या उसकी सबसे जो चीज़ जो उसको शुरू कर रही है उसको हम डीप करके देखते हैं। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट है उसके न्यूरॉन, उसके सेल, जिससे सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवाए जाते हैं। और मेन सेल जो है वो है न्यूरॉन्स, या इसको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। तो न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर द मेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सो किसी भी टिश्यू की तरह एक सेल उसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। लाइक अगर मसल टिश्यू है तो उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होगा? मसल्स फाइबर्स होंगे, मसल सेल्स होंगे। इस तरह नर्वस सिस्टम के जो टिश्यूज हैं उनके जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन्स। नेक्स्ट हम न्यूरॉन की एनाटॉमी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एवरी न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी। इसकी एक बॉडी होती है जिसको हम सोमा कहते हैं, एंड अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती हैं जिसको हम न्यूरॉइड्स कहते हैं। द नर्व सेल्स बॉडी कंटेन्स द सेलुलर ऑर्गेनेलिज एंड इज वेयर न्यूरल इम्पल्सेस एक्शन पोटेंशियल्स आर जनरेटेड। सो अगर हम देखें यहाँ पे ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहेंगे सेल बॉडी, या इसको हम कहें सोमा। अब सेल बॉडी में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और बहुत ज़्यादा ऐसी ऑर्गेनेलिस होती हैं जहाँ से एनर्जी जनरेट कर रही होती है, नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो रही होती हैं। नर्व इम्पल्सेस वंस अगेन क्या है? ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल हैं जिन्होंने हमारी न्यूरॉन के सेल बॉडी से जनरेट होना है, उसकी एक्सोन से ट्रैवल होकर नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसमें उस इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को सेंड करना है, फिर उस न्यूरॉन से ये पास होता जाएगा। इस तरह ये सीरीज ऑफ न्यूरॉन से पास होके अपने रिस्पॉन्स को शो करता है।
जो भी एक्शन होंगे नर्वस सिस्टम के वो किसकी वजह से होंगे, बिकॉज ऑफ दिस नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स जो है एक मैसेज के तौर पे एक्ट करेगी। तो नर्व इम्पल्स एक अलग एक टॉपिक है जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हुई हूँ अपनी एक वीडियो में, अगर आप चाहते हैं तो आप वो चेक कर सकते हैं। सेल बॉडी में नर्व इम्पल्स और ऑर्गेनेलिज तो होती हैं, उसके अलावा यहाँ से जनरेट हो रही होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस। The processes stem from the body. They connect neurons with each other and with other body cells. So क्या होता है कि ये जो डेंड्राइड्स एंड एक्सन्स हैं, ये क्या करते हैं कि एक न्यूरॉन को, फॉर एग्जांपल अगर ये एक न्यूरॉन है, ये इसकी सेल बॉडी है और ये इससे निकला हुआ एक्सोन है, और क्या होता है कि ये जो डेंड्राइड्स होती हैं ये क्या करती हैं कि ये एक न्यूरॉन को नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ अटैच करती हैं। इस तरह एक सीरीज ऑफ न्यूरॉन जो होते हैं वो जनरेट होती हैं और वो अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं। और ये सिर्फ न्यूरॉन के साथ न्यूरॉन को कनेक्ट नहीं करते, ये हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट से भी न्यूरॉन को कनेक्ट करती है, एनेबलिंग द फ्लो ऑफ न्यूरल इम्पल्सेस। ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक न्यूरॉन से जनरेट होगी नर्व इम्पल्स, वो उसकी एंडिंग में आएगी और वहाँ उस एंडिंग से ही वो नेक्स्ट न्यूरॉन में चली जाएगी। तो इस तरह डिफरेंट सीरीज ऑफ न्यूरॉन्स में जो नर्व इम्पल्स है वो कंडक्ट होती जाती है। दे आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरल प्रोसेसेस दैट डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दो टाइप ऑफ न्यूरल प्रोसेसेस होती हैं, इनमें एक होती है एक्सन्स और दूसरी होती है डेंड्राइड्स। Axons are long and conduct impulses away from the neuronal body. न्यूरोनल बॉडी या सेल बॉडी, इससे जो एक लॉन्ग प्रोसेस निकलती है उसको हम कहते हैं एक्सन। और ये क्या करती है कि ये हमारी नर्व इम्पल्स जो कि हमारी सेल बॉडी में जनरेट हुई थी, उस नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम सेल बॉडी ट्रेवल करवाती है। And next is dendrites are short and act to receive impulses from other neurons conducting the electrical signal toward the nerve cells. Second type of processes जो है वो है short type और इसको हम कहते हैं dendrites। और इसका क्या एक्शन होता है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि ये एक न्यूरॉन है और ये क्या है, ये इसकी डेंड्राइट्स है और ये इससे लॉन्ग जो निकल रहा है ये इसका एक्सन है। अब बात ये होती है कि सेल बॉडी से निकली हुई नर्व इम्पल्स हमारे एक्सॉन की हेल्प से हमारी सेल बॉडी से अवे मूव करती है, लेकिन जैसे ही वो उसके एंड पे पहुंचती है तो वहाँ उसके नेक्स्ट आता है अदर न्यूरॉन। और अदर न्यूरॉन में क्या होगा, सबसे पहले उसके डेंड्राइट्स आएंगे। तो ये नर्व इम्पल्स हमारी एक्सॉन की एंडिंग से हमारे नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में आएगी और फिर वो सेल बॉडी में आएगी और फिर वो एक्सन्स में जाएगी और इस तरह ये सीरीज ऑफ न्यूरॉन में पास होती जाएगी। इस तरह जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं वो नर्व इम्पल्स कैचर के तौर पे एक्ट करते हैं कि इसने एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स को कैच करना होता है और उसको हमारी सेल बॉडी की तरफ ट्रेवल करवाना होता है। अब नेक्स्ट हम देख लेंगे उसकी डिफरेंट टाइप्स को। तो हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं वो उसकी स्ट्रक्चर के बेस में 4 टाइप्स में होते हैं, उसके फंक्शन के बेस में वो 3 टाइप्स के होते हैं, लाइक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। अब मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि हमारी ब्रेन से बॉडी तक रिस्पॉन्स लेके आते हैं या नर्व इम्पल्स लेके आते हैं या मैसेज लेके आते हैं। और जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारी बॉडी से ब्रेन तक लेके जाते हैं मैसेज को। और इंटर न्यूरॉन हमारे मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान में अपने एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर के बेस में देखें तो ये यूनिपोलर होते हैं, बाइपोलर होते हैं, सूडो यूनिपोलर होते हैं एंड मल्टीपोलर होते हैं। और ये जो इनका नेम है वो किस चीज़ पे बेस कर रहा है कि हमारी सेल बॉडी से कितने प्रोसेसेस निकल रही हैं। ये हमारी सेल बॉडी है और इससे सिंगल प्रोसेस निकल रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे यूनिपोलर। नेक्स्ट है बाइपोलर, क्योंकि हमारी सेल बॉडी से 2 प्रोसेसेस निकल रही है। एंड नेक्स्ट उससे आता है सूडो यूनिपोलर। अब इसको सूडो यूनिपोलर क्यों कहते हैं, सूडो मीन फॉल्स, यूनिपोलर क्योंकि ये क्या करती है कि हमें फॉल्स यूनिपोलर की अपीयरेंस देती है। अब वो कैसे, क्योंकि ये है हमारी सेल बॉडी और इससे निकल तो सिर्फ एक ही प्रोसेस रही है, लेकिन इस प्रोसेस ने क्या करना है, इसने आगे जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाना है। तो इसलिए ना तो ये कम्प्लीटली यूनिपोलर है और ना ही हम इसको किसी और टाइप में रख सकते हैं, इसलिए ये हमें
सूडो यूनिपोलर की अपीयरेंस देता है। एंड नेक्स्ट है मल्टीपोलर, और ये मल्टीपोलर क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि सेल बॉडी से मल्टी प्रोसेसेस निकल रही होती हैं, शॉर्ट प्रोसेसेस जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और लॉन्ग प्रोसेसेस जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें तो मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मल्टीपोलर होते हैं, और जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा केसेस में होते हैं सूडो यूनिपोलर। सो नेक्स्ट हम एक्चुअल देख लेते हैं कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ न्यूरॉन्स मेक देम हाईली स्पेशलाइज्ड टू वर्क विद न्यूरल इम्पल्सेस। सो हमारे न्यूरॉन की जो मॉर्फोलॉजी या जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो हाईली स्पेशलाइज्ड होता है, ताकि वो उस नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सके, उसको कंडक्ट कर सके और अपने वर्क को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। अब नेक्स्ट है कि हमारे न्यूरॉन क्या क्या करते हैं। तो न्यूरॉन अगर हम देखें तो एक सीरीज में होते हैं। एक न्यूरॉन, उसकी एंडिंग हुई तो उससे नेक्स्ट न्यूरॉन शुरू हो जाएगा, उसकी एंडिंग हुई उससे और नेक्स्ट न्यूरॉन शुरू होगा, और ये सीरीज चलती जाएगी अंटिल कि हमारा जो इफेक्टिंग ऑर्गन है, लाइक अगर हमारी मसल्स भी हो वो ना आ जाए और उसके साथ भी हमारे न्यूरॉन की अटैचमेंट होती है। दे जनरेट, अब जनरेशन किस चीज़ की हो रही है? नर्व इम्पल्स की। सो सबसे पहले जो न्यूरॉन आएगा उसने क्या करना है? नर्व इम्पल्स को जनरेट करना है। एंड नेक्स्ट क्या होगा? रिसीव। अब इससे जनरेट हुई है नर्व इम्पल्स और वो आ जाएगी हमारी सेकंड न्यूरॉन में। तो अब जो सेकंड न्यूरॉन है वो क्या कर रहा है कि फर्स्ट वाले न्यूरॉन से उस मैसेज क्या उस नर्व इम्पल्स को रिसीव कर रहा है एंड सेंड दीज इम्पल्सेस ऑन टू अदर न्यूरॉन्स। अब क्या होगा कि इसने रिसीव किया है और इसने रिसीविंग के बाद उस सिग्नल को नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ सेंड कर दिया है। अब इससे बाद या तो न्यूरॉन हो सकता है, ये क्या होगा? नॉन न्यूरोनल टिश्यू, और ये नॉन न्यूरोनल टिश्यू में हमारे इफेक्टिव या फैक्टर ऑर्गन आएंगे जहाँ पे उन सिग्नल ने आके अपने एक्शन को परफॉर्म करना है। लाइक इन दिस केस यहाँ पे आ गया है मसल्स। अब जो न्यूरॉन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे पहले आएंगे इफेरेंट न्यूरॉन, या इसको हम कहेंगे मोटर और डिसेंडिंग न्यूरॉन। सेंड न्यूरल इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू द पेरिफेरल टिश्यू इंस्ट्रक्टिंग देम हाउ टू फंक्शन। सो मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये ब्रेन से हमारे ऑर्गन, लाइक कोई भी ऑर्गन हो जो उस टाइम पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, उसकी तरफ मैसेज लेके आते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस लीवर अगर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है उससे एक मैसेज आएगा हमारे ऑर्गन की तरफ। सो ब्रेन से जो मैसेज ऑर्गन की तरफ आ रहा होता है वो कौन लेके आ रहे होते हैं? हमारे मोटर न्यूरॉन्स, डिसेंडिंग न्यूरॉन या इफेरेंट न्यूरॉन्स। एंड नेक्स्ट है एफेरेंट न्यूरॉन्स, या इसको हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन और एसेंडिंग न्यूरॉन। कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू CNS। These impulses contain sensory information describing the tissue environment। जैसे कि नेम शो कर रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन्स ने ट्रैवल करनी होती हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि अगर हम अपने स्केलेटन मसल या फिंगर के मसल की बात करें कि अगर हमने फिंगर से किसी हॉट चीज़ को टच किया है तो क्या होगा? जल्दी से हमारे फिंगर के साथ या फिंगर मसल के साथ ही क्या होते हैं? अटैच होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या होगा कि जैसे ही हमारी फिंगर ने किसी हॉट चीज को टच किया है तो वो स्टिमुलाई या जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो हमारी सेंसरी न्यूरॉन की तरफ चली जाएगी, और फिर क्या होगा कि उसकी सेल बॉडी से जनरेट होगी नर्व इम्पल्स, और फिर वो आगे ट्रेवल करती जाएगी हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स में अंटिल वो कहाँ तक पहुंच जाए? हमारी ब्रेन तक। ठीक है, जैसे ही वो ब्रेन तक पहुंचेगी तो वहां से मोटर न्यूरॉन्स से वो मैसेज आएगा हमारी फिंगर की तरफ कि अब तुम उस हॉट चीज से पीछे हो जाओ। लाइक इसीलिए अगर हम किसी चीज को टच करते हैं, किसी हॉट चीज को टच करते हैं तो जल्दी से एक एक्शन परफॉर्म होता है और हम उस चीज से जो कि हमारे लिए हार्मफुल है अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, और ये सारा एक्शन किसकी वजह से होता है? विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। अगर इसके अलावा किसी और स्टिमुलाई की बात करें, लाइक अगर हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है उसका, तो उससे क्या होता है कि हमारी स्किन में जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उस टेम्परेचर को सेंस करते हैं, फिर उनमें नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, वो ब्रेन तक उस मैसेज को लेके जाते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है। तो क्या करता है ब्रेन से आएगी मोटर न्यूरॉन से मैसेज, और उससे क्या होता है? वो मैसेज आता है हमारे स्वेट ग्लैंड्स की तरफ और फिर
क्या होता है, स्वेट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो कूल डाउन होती है, उसका जो टेम्परेचर है वो बैक टू होम्योस्टेसिस आ जाता है। तो इस तरह हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प कर रहा होता है। सो नेक्स्ट ये है फ्लो चार्ट, जिससे हम एक्चुअल समझ सकते हैं कि कैसे हमारा जो न्यूरॉन है वो फंक्शन कर रहा होता है। सबसे पहले है स्टिमुलस। तो हमारे 2 एग्जांपल जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हाई टेम्परेचर की और हॉट सब्सटेंस के टचिंग की। तो ये स्टिमुलस क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे स्किन से हमें, अगर हम हॉट सब्सटेंस को टच करते हैं तो वो एक स्टिमुलस बन जाएगा, और अगर हमारे इन्वायरमेंट में हाई टेम्परेचर जो है वो भी एक स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करेगा। स्टिमुलस क्या होता है, ये वो चीज़ होती है जो फोर्स कर रही होती है कि हमारी बॉडी में, हमारे न्यूरॉन्स में जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट हो, वो उसको स्टिमुलाई कर रही होती है। तो क्या होगा कि स्टिमुलस की वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होंगी, कुछ केमिकल भी बनेंगे, और वो केमिकल कहाँ जाके बाइंड करेंगे, रिसेप्टर्स पे। और वो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स की डेंड्राइड्स में, क्योंकि हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स है इनका जो कनेक्शन होता है हमारी स्किन से होता है। तो क्या होगा, डेंड्राइट्स की रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद क्या होगा कि सेल बॉडी की तरफ वो केमिकल जाएंगे, और वहां से क्या होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, और नर्व इम्पल्स जैसे जनरेट होगी फिर वो हमारी एक्सन में आएगी, और एक्सन के बाद वो हमारे साइनेप्स में आएगी। साइनेप्स एक एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम कहेंगे। फिर वो उसके बाद दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाएगी। लाइक यहाँ पे देख लें कि एक डेंड्राइट से जनरेट हुई, फिर एक्सन में आई, उसके बाद वो सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट में आई, फिर वो सेकंड न्यूरॉन की सेल बॉडी में आएगी। फिर इस तरह ये वेरियस न्यूरॉन्स की एक सीरीज में चलती जाएगी अंटिल वो हमारे सीएनएस, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी हमारी ब्रेन तक नहीं पहुंच जाती, क्योंकि ये मेन कंट्रोल सेंटर है जहां से हमारे सारे कमांड आते हैं। सो जैसे ही वो ब्रेन में पहुंचेगा उसके बाद क्या होगा कि हमारे मोटर न्यूरॉन्स आए, जिन्होंने हमारे ब्रेन से स्टिमुलाई या रिस्पॉन्स को लेके आना होता है, मैसेज को लेके आना होता है। सो सबसे पहले मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट उस कमांड को कैच करेंगे, और फिर क्या होगा कि वो उसकी सेल बॉडी में आके नर्व इम्पल्स को जनरेट करवाएंगे, फिर वो उसकी एक्सन तरफ मूव करेंगे, फिर वंस अगेन एक सीरीज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स आएंगी, और फिर एंड पे वो इफेक्टर पे पहुंच जाएंगे, जो कि इस केस में क्या है, स्किन है। और फिर हमारी जो स्किन है वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगी। लाइक अगर हम हॉट सब्सटेंस को टच कर रहे हैं तो उसने बैक ऑफ हो जाना है, अगर हाई टेम्परेचर है तो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो स्वेट को रिलीज करेंगे ताकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो सके। तो इस तरह जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम में हाईली स्पेशलाइज्ड वर्क जो है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। The site where an axon connect to another cell to pass the neural impulses is called a synapse. तो दो न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम कहेंगे साइनेप्स, और इस कनेक्शन से ही जो हमारा नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन के दरमियान पास होती है या कंडक्ट होती है। द साइनेप्स डज नॉट कनेक्ट टू द नेक्स्ट सेल डायरेक्टली। और जो साइनेप्स होता है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका आपस में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं होता। इंस्टेड द नर्व इम्पल्सेस ट्रिगर द रिलीज ऑफ केमिकल का न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द वेरी एंड ऑफ एक्सन। सो अगर हम यहाँ फर्स्ट न्यूरॉन की बात करें तो उसके एक्सटर्नल टर्मिनल में क्या होता है कि नर्व इम्पल्स वहाँ पे आके ट्रिगर करती है केमिकल की फॉर्मेशन और उसकी रिलीज को, और इन केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और इन्होंने रिलीज होके सेकेंड न्यूरॉन की डेंड्राइडल रिसेप्टर में जाके बाइंड करना होता है, और फिर वहाँ से वंस अगेन नर्व इम्पल्स जनरेट की जाती है। The neurotransmitter bind to the effector cell's membrane, causing biochemical event to occur within the cell according to the order sent by the CNS. तो अगर ये साइनेप्स एक न्यूरॉन और इफेक्टर के दरमियान में है, लाइक अगर ये साइनेप्स हमारे न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और स्किन के दरमियान में है, तो क्या होता है कि यहाँ मोटर न्यूरॉन से निकलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल, और हमारी स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे बाइंड होंगे, और फिर अपने उस एक्शन को परफॉर्म करेंगे जो कि उनको कमांड दिया गया है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कि तुमने कैसे अब उस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करना है। सो हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि कौन सा है, एक्सेसरी सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। एक्सेसरी सेल जैसे कि नेम शो कर रहा है कि ये वो वाले सेल होंगे जो कि हमारे
नर्वस सिस्टम को असेस करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। ग्लियल सेल्स आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और ये हमारे नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो क्यों है? द फंक्शन ऑफ ग्लियल सेल्स इंक्लूड हेल्पिंग टू सपोर्ट एंड नरिश नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। सेवरल टाइप ऑफ ग्लियल सेल एग्जिस्ट। ग्लियल सेल की बहुत ज़्यादा टाइप है और ये हमारी नर्वस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे न्यूरॉन जो होते हैं उनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, और सेंट्रियोल वो ऑर्गेनेली है जो कि हमारी सेल की डिवीजन में हेल्प करती है। क्योंकि हमारे न्यूरॉन में सेंट्रियोल नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होते, और बिकॉज ये डिवाइड नहीं होते, हमारी बर्थ से हमारी लाइफ एंड तक जो इनकी क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम रहती है। तो अगर किसी वजह से हमारे न्यूरॉन को डैमेज हो गया और उनकी डेथ हो गई है तो न्यू न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसलिए हमारे इन न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनकी प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट का जो जिम्मा होता है वो होता है ग्लियल सेल का। इसलिए ये हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने हमारे नर्वस सिस्टम के एक्चुअल सेल्स को सपोर्ट करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, नरिश करना होता है। इसमें सबसे पहले अगर हम देख लें तो हमारे जो ग्लियल सेल हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लियल सेल्स को देख लेते हैं। एंड ग्लियल सेल अगर हम नेम को देखें ना तो गिलिया मीन्स है ग्लू, और ग्लियल सेल हमारे नर्वस सिस्टम में ऐसा कनेक्टिव टिश्यू भी एक्ट कर रहे होते हैं। इन्होंने हमारे न्यूरॉन्स को भी कनेक्ट किया होता है आपस में। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स नेम शो कर रहा है कि इसका जो रिलेशन होगा वो एस्ट्रोलॉजी से होगा। वो क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो स्टार लाइक होती है, इसलिए इसका नेम एस्ट्रोसाइट रखा हुआ है। द एस्ट्रोसाइट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स इन द सीएनएस। हमारे सीएनएस में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लियल सेल हैं, लेकिन उनमें सबसे अबंडेंट जो होता है वो एस्ट्रोसाइट होता है। दे हैव न्यूमरल प्रोसेसेस दैट फॉर्म अ स्टार शेप, हेंस देयर नेम। इनकी बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस होती हैं जिसकी वजह से इसका जो शेप होती है वो स्टार लाइक होती है, और इसलिए इसको नेम भी एस्ट्रोसाइट दिया गया है। Although astrocytes exist in different places, they perform similar roles, including regulating neurotransmitters, which are chemical passengers responsible for cell-to-cell communication. एस्ट्रोसाइट हमारे सीएनएस में डिफरेंट प्लेसेस में पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो सेम ही होता है। हम न्यूरोट्रांसमीटर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये हमारे न्यूरॉन से न्यूरॉन जो कम्युनिकेशन है वो उसमें हेल्प करते हैं। तो हमारे जो ग्लियल सेल हैं इस न्यूरोट्रांसमीटर की रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, फॉर्मिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, अ क्रूशियल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द ब्रेन। और ये क्या करते हैं कि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाते हैं। अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है कि किस चीज़ ने हमारे ब्लड से हमारे ब्रेन तक ट्रैवल करना है या मूव करना है। और इससे क्या होगा? मेनली ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम हार्मफुल थिंग्स। लाइक अगर हमारे ब्लड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उनको वहीं पे रोक लेगा, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी ब्लड से हमारी ब्रेन की तरफ नहीं जाएंगी। क्लीनिंग अप द रिमेन्स ऑफ डेड न्यूरॉन्स एंड एक्सेस पोटेशियम आयंस। और ये क्या करते हैं कि अगर किसी वजह से हमारे न्यूरॉन की डेथ हो जाती है और हमारे ब्रेन में या हमारे नर्वस सिस्टम में जो पोटेशियम का लेवल हाई हो जाता है तो ये उसकी क्लीनिंग करते हैं, कंट्रोलिंग ब्लड फ्लो टू द ब्रेन एंड इंश्योरिंग दैट एक्टिव रीजन्स गेट इनफ ब्लड। और ये क्या करते हैं कि हमारी ब्लड जो हमारे ब्रेन की तरफ जाता है उसको भी कंट्रोल करते हैं, और इस चीज़ को रेगुलेट करते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसको इनफ ब्लड जो है वो प्रोवाइड हो अपने फंक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग ब्रेन मेटाबॉलिज्म बाय स्टोरिंग ब्लड शुगर और ग्लूकोज और फ्यूल न्यूरॉन्स। एंड नेक्स्ट क्या करते हैं कि ये हमारे न्यूरॉन्स एंड ब्रेन या नर्वस सिस्टम के नरिशमेंट को भी कंट्रोल में रखते हैं। उसकी नरिशमेंट के लिए, उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए शुगर को कंट्रोल करते हैं और उसको रेगुलेट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, और उसको जब जब ज़रूरत होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लियल सेल इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। These cells create myelin, a fatty material wraps around a portion of nerve cells called the axon to insulate them and enable faster electrical conduction. क्या होता है कि ये है हमारा न्यूरॉन, और इसमें जो एक्सन निकलता है उसके आगे पीछे एक शीट होती है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट। ये शीट जो होती है मेनली क्या होती है, ये
फैटी मटेरियल होता है जो कि हमारे एक्सॉन के अराउंड रैप किया होता है, और ये क्या करता है कि एक तो ये उसको इंसुलेट करता है, दूसरा इससे क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स हमारे सेल बॉडी से जनरेट होती हैं वो इससे जंप होके जल्दी से ट्रेवल हो जाती है। ये उसकी स्पीड को फास्ट कर देता है। फास्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मींस इम्पल्सेस और मैसेजेस कैन ट्रेवल मोर एफिशिएंटली अलोंग द न्यूरॉन्स, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है एक तो वो फास्टर हो जाती है, और जो मैसेज है वो जल्दी से जल्दी हमारे इफेक्टर तक पहुंचता है और जल्दी से जल्दी हमें रिस्पॉन्स करने में हेल्प होती है। इसलिए तो मोटर न्यूरॉन्स में ये शीट प्रेजेंट होती है, बिकॉज क्योंकि हमारे ब्रेन से जल्दी जल्दी से मैसेज आता है इफेक्टर की तरफ और वो जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स को शो करते हैं। तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट क्या करते हैं, मेनली वो इस शीट को प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो न्यूरॉन है उसको प्रोटेक्शन, इंसुलेशन और फास्टर स्पीड मिल सके नर्व इम्पल्स को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट है माइक्रोगिलिया। माइक्रोगिलिया आर स्मॉल स्टार शेप सेल दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट द सीएनएस। माइक्रोगिलिया, अब इसके नेम में जो माइक्रो है वो दो चीजों को शो कर रहा है, एक तो इसके साइज को कि ये बहुत छोटे होते हैं, नेक्स्ट जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करके ये हमारे सीएनएस को प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर द ब्रेन रेजिडेंट इम्यून सेल्स एंड सर्व एट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस और डिसीज कॉजिंग एजेंट। सो ये क्या करते हैं कि फर्स्ट लाइन डिफेंस के तौर पे एक्ट करेंगे, हमारे ब्रेन जो है उसको पैथोजेंस और जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करवाएंगे। कॉन्स्टेंटली पेट्रोलिंग द इम्यून सेल्स सर्च फॉर एटिपिकल और डैमेज सेल्स। ये कॉन्स्टेंटली हमारे नर्वस सिस्टम में पेट्रोल कर रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, और इनका क्या फंक्शन होता है कि इन्होंने हमारे नर्वस सिस्टम में डैमेज सेल को ढूंढ रहा होता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको डैमेज प्रोवाइड करेगी उसको ढूंढ के उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, उसको किल करते हैं। When the microglia encounter something atypical, they engulf and destroy it with toxic chemicals। और जैसे ही उनको ऐसी कोई चीज़ मिलेगी जो कि हमारे ब्रेन के लिए हार्मफुल है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी ऐसी चीज़ है, वो क्या करेंगे, उसको इनगल्फ कर देंगे और उनके अंदर जो केमिकल होंगे उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी या वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसको हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। Additionally, macroglia help clear out dead cells and debris from CNS। तो इसके अलावा ये क्या करेंगे कि हमारे CNS से जो डेड सेल्स होते हैं या उसका जो डेब्रिस है या उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी क्लीन करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। और ये किसकी वजह से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस, जिसमें वो चीज़ों को इनगल्फ करके उनको ईट कर देते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। एंड लास्ट टाइप ऑफ गिलियल सेल इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एपेंडाइमल सेल। अगर हम इसकी शेप को देखें तो इसकी जो शेप है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह होते हैं कि सिंपल एपिथेलियम की एक लेयर होती है। एपेंडाइमल सेल डेवलप इनटू वेंट्रिकल्स एंड फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट ऑफ द सीएनएस। और ये प्रेजेंट होंगी हमारे सीएनएस की वेंट्रिकल्स या ऐसे कंपार्टमेंट में जो कि फ्लूइड से फिल होता है। कौन सा फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल होता है। दे प्रोवाइड द लाइनिंग ऑफ दीज फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस एंड हेल्प फॉर्म एंड ट्रांसपोर्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये क्या करते हैं कि हमारे जो ब्रेन की लाइनिंग होती है उसको हेल्प करते हैं सीएसएफ को प्रोड्यूस करने में और इसको ट्रांसपोर्ट करने में। अब सीएसएफ क्या है, दिस सीएसएफ कैरीज केमिकल मैसेंजर्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट फ्रॉम ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड वाइस वर्सा। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या क्या होता है, मैसेंजर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स या केमिकल होते हैं, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जो कि ये क्या करता है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके आता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ लेके आता है। तो एपेंडाइमल सेल मेनली क्या करते हैं, ये सिलिया प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है एक तो इनकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है, दूसरा उसकी जो ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ दी सिलिया वो ईजी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के गिलियल सेल, इसमें आएंगे श्वान सेल्स। श्वान सेल्स आर द टाइप ऑफ सैटेलाइट सेल दैट फंक्शन सिमिलर टू oligodendrocytes in the CNS. They create a myelin sheath around nerves which help insulate them or faster conduction। तो श्वान सेल हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट परफॉर्म करते थे। इन्होंने भी पीएनएस में जो न्यूरॉन्स हैं उनके अराउंड एक फैटी मटेरियल या एक फैटी लेयर को प्रोड्यूस करना होता है जो कि उसको एक तो इंसुलेट करेगी, दूसरा जो नर्व इम्पल्स है उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज करवाएगी। Additional, these cells have repaired damaged axon and can even regenerate them। तो इसमें क्या होता है कि या तो ये हमारे जो एक्सोन में थोड़ा जो डैमेज होता है उसको भी रिपेयर करते हैं या उनको रीजनरेट भी कर सकते हैं। स्टिमुलेटिंग द रीजनरेशन ऑफ न्यू एक्सन्स में रिक्वायर द रिलीज ऑफ ग्रोथ फैक्टर। लेकिन
इसको ये काम करने के लिए ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत होती है। अब जो सेकंड टाइप ऑफ ग्लियल सेल हमारे पीएनएस में है वो है सैटेलाइट सेल्स। सैटेलाइट सेल्स हेल्प एंड मेंटेन द हेल्थ एंड एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स इन द पीएनएस। तो ये हमारे पीएनएस में हमारे न्यूरॉन्स की हेल्थ और उसकी एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन टू पेरिफेरल नर्वस एंड रेगुलेट देयर कैल्शियम लेवल। तो मेनली जो सैटेलाइट सेल्स हैं ये फ्लैटेंड सेल्स होते हैं लाइक दिस, और ये हमारे उसकी सेल बॉडी के अकॉर्डिंग इस तरह फैले होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बाइपोलर न्यूरॉन की बात करें तो ये उसकी सेल बॉडी के अराउंड ऐसे फैले होते हैं या अटैच होते हैं या कनेक्ट होते हैं, और इनका फंक्शन यही होता है कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है और उसकी कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना है। दीज फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर नर्व कंडक्शन, और ये सारा कुछ क्या करता है कि नर्व इम्पल्स की प्रॉपर कंडक्शन को मेंटेन करके रखता है। In addition, satellite cells release neurotrophic factor that helps protect neurons from degeneration or death. इसके अलावा क्या करते हैं कि ये न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स को रिलीज करते हैं जो हमारे न्यूरॉन की डिजेनरेशन और डेथ को प्रिवेंट करवाते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग पेरिफेरल नर्व्स। और ये क्या करते हैं कि हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं उनकी डेवलपिंग, उनकी मेंटेनिंग और रिपेयरिंग में भी हेल्प करते हैं। सो सेकंड पॉइंट के बाद आ जाएगा हमारा लास्ट पॉइंट विच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में क्या होता है, मेनली इसमें डिवीजन होती है हमारे नर्वस सिस्टम की। सो अगर हम नर्वस सिस्टम की इस फ्लो चार्ट को देखें तो नर्वस सिस्टम को 2 मेन डिवीजन में डिवाइड किया गया है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स आ जाती हैं जो कि हमारी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अलावा होती हैं, हमारी पेरिफ्रीज में पाई जाती हैं। एंड पेरिफ्रीज में 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आएंगे, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो बनाते हैं 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन अवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनको हम कहेंगे सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पेरिसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देख लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन का क्या फंक्शन है, रिसीव एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन। अब इसने क्या करना होता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे सेंसरी न्यूरॉन से जाती है हमारी ब्रेन की तरफ, उसको रिसीव करना होता है, फिर उसको प्रोसेस करना होता है, और फिर क्या करना है, उस कमांड को जनरेट करना होता है कि अब हमने क्या करना है। Initiate responses and stores memories, generate thoughts and emotions। एंड फिर क्या करना होता है कि जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई है उसको प्रोसेस करने के बाद रिस्पॉन्स को जनरेट करना होता है, और इसके अलावा इसने थॉट्स, मेमोरीज वगैरह को भी स्टोर करना होता है। फिर आएगा स्पाइनल कॉर्ड, कंडक्ट सिग्नल्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। और इसने क्या करना होता है कि जो सिग्नल हमारी ब्रेन से आते हैं उसको बॉडी तक लेके आना होता है, और बॉडी से सिग्नल जो है हमारे ब्रेन तक लेके आना होता है, और रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना होता है। सही है। और अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन्स को देखें तो उसने सीएनएस से हमारे मसल्स एंड ग्लैंड्स की तरफ मैसेज लेके आना होता है, और सेंसरी न्यूरॉन्स ने हमारे ऑर्गन्स या स्किन या ऐसा कोई भी फैक्टर ऑर्गन है उससे मैसेज या सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक लेके जाना होता है। सो नेक्स्ट जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये है वोलेंट्री नर्वस सिस्टम। इसमें वो एक्शंस आएंगे जो कि हमारे कंट्रोल में होंगे, लाइक मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो इन्होंने क्या करना है, कंट्रोल वोलेंट्री मूवमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट जो होगा वो होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि नेम शो कर रहा है कि इसमें वो चीजें आएंगी जो कि ऑटोमेटिक होगी और हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी। कंट्रोल्स इनवोलेंट्री रिस्पॉन्सेज, इसमें वो रिस्पॉन्सेज आएंगे जो कि हमारी कंट्रोल में नहीं है, इनवोलेंट्री हैं। और इसको फर्दर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड किया गया है। सिंपैथेटिक जो है ये फाइट और फ्लाइट मोड मीन्स कि ये स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिव होता है, और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट में एक्टिव होता है, मीन्स कि नॉर्मल कंडीशन में जब कोई स्ट्रेस नहीं है तो हमारी जो बॉडी है वो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में होती है, और अगर स्ट्रेस हो तो वो सिंपैथेटिक डिवीजन में आ जाती है। तो यहाँ तक था हमारे नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन में हमने उस सेल को समझा जिन्होंने नर्वस सिस्टम में एक्शन को परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या 1 बाय 1 करके इन सारे कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।